साथियों नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी के जनरल स्टडीज की तैयारी एकदम मस्त चल रहे होगे। तो भैया आप जानते हैं आपके यूपी टीजीटी पीजीटी की जो एक वैकेंसी आई है आने वाली है, उसको ध्यान में रखते हुए और आपके रिसेंट के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए पूरा प्रॉपर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको प्रैक्टिस कराते हैं। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्टिव क्लासेस भी लेते हैं। तो आप जानते हैं हमारा ऐप है, अगर आप इनकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उनकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट होता है उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट तैयारी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए भैया यहाँ पर शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जी हाँ NEP 2020 ठीक है, के अनुसार विद्यालय शिक्षा की संरचना क्या है। ये आपके सिलेबस का पार्ट है। NEP को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ही, जो कि टीजीटी पीजीटी में सिलेबस का पार्ट है और सुपर टेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसको हम पढ़ेंगे ही। लेकिन अभी के लिए आप इस क्वेश्चन का आंसर हम आपसे अपेक्षा करते हैं। अगर आपको पता हो तो तुरंत आप इसका आंसर कर दीजिएगा, ना पता हो मेरे बताने के बाद करिएगा, लेकिन आंसर करके चीज़ों को याद रखिए। 10+2 ठीक है। देखो यहाँ पर व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020। देखिए यहाँ पर 10+2 जो है 5+3+3+4 8+4 6+3 6+3+3। तो आपको आंसर करना भैया सही विकल्प, यहाँ पर देखें ये है आपका सही विकल्प। जी हाँ, अगर हम बात करें NEP 2020 यानी 2020 में 10+2 जो अभी चल रहा है, क्या चल रहा है 10+2, उसके स्थान पर, प्रणाली के स्थान पर 5+3 यानी 5 साल फाउंडेशन क्लास, उसके बाद फिर 3 साल, ठीक है, फिर उसके बाद 3 साल, फिर उसके बाद 4 साल की संरचना बनाया है। ठीक है, इस संरचना में क्या है कि 3 साल से लेकर 18 साल के जो है कुल मिलाकर के 5 3 8 8 3 11 4 क्या है 15 और 3 साल से इनकी पढ़ाई शुरू हो जाती, यानी पूरा 18 साल तक के प्लान को बताया गया है। ठीक है, इसमें जो है फाउंडेशनल और प्रोपरेटरी मिडिल सेकेंडरी 4 चरण को मिलाकर के शामिल है। ठीक है, 3 साल से बच्चे की पढ़ाई शुरू हो जाएगी, पहले 5 साल में, ठीक है, उसके बाद फिर 3 साल, फिर उसके बाद 3 साल, फिर 4 साल। तो इस तरीके से है, हम इसका बहुत डिटेल तरीके से जब NEP अध्ययन करेंगे तो उसमें हम देखेंगे। बाल्यावस्था की देखभाल के लिए ECCE को भी जो है इसमें शामिल करने का किया गया है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बात पर है। ठीक है, देखो ये आपका बात से संबंधित क्वेश्चन है, यानी आपके जियोग्राफी से संबंधित है। हम इंडियन जियोग्राफी पढ़ेंगे क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट है, उसमें डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए आप इसको सॉल्व करते रहिए। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए तैयार रहिए। देखिए यहाँ पर इन विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इन द फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इन उत्तर प्रदेश बिल्ड, माता टीला, राजघाट और बांध, धनरौल बांध, रिहंद बांध। तो भाई देखो ये यहाँ पर ये जो सही विकल्प है वो आपको बताना है रिहंद बांध। जी हाँ, रिहंद बांध सोनभद्र जिले में है, जो कि स्थित है गोविंद वल्लभ पंत सागर या रिहंद बांध पर। देश का सबसे बड़ा और उत्तर प्रदेश का सबसे मतलब पहला तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र बनाया गया। यह सोलर प्लांट 150 मेगावाट का है। ठीक है, 150 मेगावाट क्षमता का है। ठीक है, चलो भाई आर्थिक योजना किस में सम्मिलित है। इन विच लिस्ट इज द इकोनॉमिक प्लानिंग इंक्लूडेड। केंद्रीय सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पर सही विकल्प है भैया समवर्ती सूची में। हाँ, आर्थिक योजना किसमें सम्मिलित है, समवर्ती सूची में। अगली क्लास जो आपकी जो है संविधान की होगी उसमें हम जो है आपकी तीनों सूचियों को और उसके साथ साथ आपका जो है तमाम जो बोलते हैं संविधान संशोधन हुए हैं, जहाँ से निश्चित तौर पर आपको 1-2 क्वेश्चन मिलता ही है आपके एग्जाम्स में, उनको बहुत सरल तरीके से हम लेकर के आने वाले अगली क्लास जो आपकी संविधान की होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो इसलिए आप वहाँ पर हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, संविधान योजना समवर्ती सूची में कुल मिलाकर के अगर हम देखें वर्तमान में 52 विषय हैं। मूलतः जब था तो कितने थे, 47 विषय थे। ठीक है, और 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखें तो शिक्षा हो गया, वन, नापतौल, वन्य जीव, पक्षियों, न्याय प्रशासन, ये सब है। ठीक है, आगे बढ़ते भाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। देखें यहाँ पर आपके सिलेबस का पार्ट क्या है, विटामिन डी, विटामिन है ना, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन लेकर आए हैं। विटामिन डी वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन डी का सक्रिय रूप गुर्दे में जो है बनता है, आपको बताना है। ठीक है, उपरोक्त में से कौन सही है, आपको आंसर करना है। केवल 1, केवल 2, 1 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। तो सही विकल्प क्या है भैया, केवल 1 और 2। हाँ भाई, आंसर अगर पता हो कमेंट में लिखते जाया करें। ठीक है, चीज़ें आपको इससे लंबे समय तक याद रहेंगी। और हाँ, अभी तक आपने जो है ऐप को डाउनलोड करके इनकी PDF को नहीं प्राप्त करें तो बहुत गलत बात है, तुरंत आप करिए और आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा देते रहिए। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, हाइप शेयर तो कर ही लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो विटामिन डी, जी हाँ,
वसा में घुलनशील यानी फैट सोल्यूबल विटामिन है और सूर्य की प्रकाश की सहायता से जो है त्वचा में इसका निर्माण प्रारंभ होता है। विटामिन डी जो हम लोग कहाँ किससे लेते हैं, धूप से लेते हैं ना विटामिन डी, ठीक है, बैठ करके, और इसका निर्माण प्रारंभ हो, जबकि इसका सक्रिय रूप की अगर हम बात करें तो गुर्दे में बनता है, ठीक है, सक्रिय रूप। यह कैल्शियम तथा फास्फोरस के विश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी से बच्चों में क्या होता है, रिकेट्स, तथा वयस्कों में ऑस्टियोमलेरिया जो है हो जाता है, ठीक है। चलो अब देखो भाई अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋणों का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? आर्थिक विकास हेतु परियोजना के लिए, भुगतान संतुलन में अस्थायी कमी को पूरा करने के लिए, केंद्रीय बैंकों के स्वर्ण कोषों को बढ़ाने के लिए, औद्योगिक विकास के लिए मंजूरी, ठीक है। चलो भाई यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है भुगतान संतुलन में अस्थायी कमी को पूरा करने के लिए, अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, ठीक है, जिसका क्या फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। इसकी स्थापना की बात करें अगर हम तो ये कब हुआ था, 1945 में, कब, 1945 में। IMF द्वारा दिए जाने वाले ऋणों का मुख्य उद्देश्य भुगतान संतुलन में अस्थायी कमी को पूरा करना होता है, ठीक है। चलो भाई यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट या डोमेन नाम को IP एड्रेस में परिवर्तित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल कन्वर्ट डोमेन नेम टू IP एड्रेस ऑन द इंटरनेट। आप देखो इंटरनेट का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपका पार्ट है ना कंप्यूटर, यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, यानी एकदम बिल्कुल आपके एग्जाम ओरिएंटेड यार, एकदम चिंता मत करिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए STTP, FTP, DNS, SMTP, तो इस तरीके से आप यहाँ पर आपको बताना भैया सही विकल्प है भैया यहाँ पर DNS। अगर आपको पता रहा करें कमेंट कर दिया करें। DNS का फुल फॉर्म की बात करें तो डोमेन नेम सिस्टम है, ठीक है। DNS इंटरनेट की जो है टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह कार्य करता है। यह डोमेन नेम जैसे google.com और IP एड्रेस में परिवर्तित करता है। DNS के बिना प्रत्येक वेबसाइट का IP एड्रेस याद रखना पड़ता है, ठीक है भाई। चलो देखिए यहाँ पर ये है चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। नेम द चोल रूलर जो है हु कॉन्क्वर द नॉर्थन पार्ट ऑफ श्रीलंका, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बताना है राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, परांतक प्रथम, आदित्य प्रथम, ठीक है। तो भैया देखो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है राजराज प्रथम। अगर हम बात करें तो राजराज प्रथम जिसकी उपाधि शिवपाद शेखर ने मतलब उपाधि उसने दिया था, उसने क्या किया, श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार किया और इससे जो है चोल साम्राज्य का नया प्रांत बना करके मायुंद्री चोल मंडलम नाम दिया था। क्या नाम दिया था? मायुंद्री चोल मंडलम नाम दिया था उसे। उसके जो है अनुराधापुर ने के स्थान पर पोलोनुरुआ को राजधानी बनाया और उसका नाम जननाथ मंगलम, भैया जो है दक्षिण भारत वाले हैं ऐसा ही ऐसा नाम रखते हैं, ठीक है। जीवन के अंतिम चरण में उनका मालदीव पर भी अधिकार उसने किया था। उसने साम्राज्य की सीमा तुंगभद्रा नदी से लेकर मालदीव तक फैली थी और राज की बात करें तो सहयोग था, उसने शिवपाद शेखर की उपाधि भी धारण किया था, ठीक है। चलो आप देखो यहाँ पर आपके टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन आ गया। शैक्षिक प्रौद्योगिकी के संदर्भ में माइक्रो टीचिंग का विकास मुख्यतः किसके द्वारा किया गया? द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हु मेनली डेवलप माइक्रो टेक्नोलॉजी। आप देखो माइक्रो टीचिंग आपने बीएड करा होगा ना, तो माइक्रो टीचिंग और ये सब आपने किया है, ठीक है। BF स्किनर यहाँ पर देखिए क्या है, वेट W एलन, जॉन DB और बेंजामिन ब्लूम। तो आंसर आपको पता होगा उम्मीद करते हैं, फटाक से आंसर कर दीजिए भैया। वाइट W एलन क्या है? वाइट W ये है वाइट W एलन, ये आपका सही विकल्प। माइक्रो टीचिंग का विकास जो है वाइट W वेलन ने 1963 में, कब? 1963 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया था। इसका उद्देश्य शिक्षक प्रशिक्षु में विशिष्ट शिक्षण कौशल का विकास करना है। इसमें सामान्यतः 5 से 10 मिनट तक छोटा पाठ यानी सूक्ष्म तथा कम संख्या में विद्यार्थी होते हैं, ठीक है। चलो भाई मराठों के प्रशासन में गांव का लेखपाल कहलाता था। इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मराठा द विलेज अकाउंटेंट वाज कॉल्ड सिलेदार, देसाई, कुलकर्णी, सरनोबात। अब देखो भाई यहाँ पर आपको आंसर करना है, सही विकल्प है क्या? कुलकर्णी। या मराठा प्रशासन में गांव का लेखपाल जो है कुलकर्णी कहलाता था। क्या कहलाता था? कुलकर्णी कहलाता था। ग्राम प्रशासनिक इकाई की सबसे छोटी इकाई होती थी। ग्राम का प्रशासन जो है पाटिल करता था जिसकी सहायता कुलकर्णी करता था, ठीक है। यह व्यवस्था राजस्व एकत्रीकरण के लिए अत्यंत उपयोगी थी, ठीक है भैया। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सोल्डर हु पार्टिसिपेटेड इन स्ट्रगल ऑफ 1857 वाज फ्रॉम, कहाँ से थी? बंगाल से, अवध से, बिहार से, राजस्थान से, ठीक है। चलो अब इसका आंसर आपका हमें चाहिए। तो भाई देखो
सही विकल्प क्या है? अवध से। जी हाँ, 1857 की क्रांति में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले सिपाहियों की जो सर्वाधिक संख्या थी वो अवध प्रांत से थी। कहाँ से? अवध प्रांत से। ठीक है। और यह क्रांति 29 मार्च 1857 को बैरकपुर से हुई थी, जहाँ छावनी से। ठीक है। इसका शुभारंभ किसने किया था? मंगल पांडे नामक सैनिक ने किया था। ठीक है। तो आप इतना ध्यान रखें, सबसे ज्यादा अवध में। ठीक है। अवध में हुए एका आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है। यूपी के दृष्टिकोण से भी। और ये आप जानते हैं कि आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपके जो है जीएस का, अगर आप करंट अफेयर के बाद और संविधान के आसपास में देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर, उसके बाद आपका जो है ये संविधान, उसके साथ साथ ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, लगान का नगद में परिवर्तन करना, अंग्रेजी राज का विरोध करना, लगान जो है ना अदायगी। ठीक है। ये क्या हो रहा है? एका आंदोलन। ठीक है। एका आंदोलन, ये आपका सही विकल्प क्या होगा भैया? लगान का नगद में परिवर्तन करना। हाँ, अगर अवध में क्या हुआ? एका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य लगान का नगद में परिवर्तन करना था। ठीक है। इस आंदोलन का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी जी ने किया था। यह आंदोलन का क्षेत्र हरदोई, बाराबंकी, बहराइच और जो है सीतापुर था। किसानों की मुख्य शिकायतें लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूलने की प्रथा को लेकर के थी। आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग थी कि बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नगद में रूपांतरण किया जाए। ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, भारत में एक राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। आपातकालीन शक्तियां, राज्यों में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। तो यहाँ पर ये आपका सही विकल्प है। ठीक है। तो क्या है आपको बताना है? सही विकल्प है राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना। जी हाँ, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? तो ये आपका सही नहीं है। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना अनिवार्य नहीं है। ठीक है। आपातकालीन शक्तियाँ उसके पास हैं, राज्यों में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। ठीक है। उसकी मर्जी के ऊपर वो आपसे वो राष्ट्रपति मतलब सुप्रीम कोर्ट से मांगेगा सुझाव, उसका मन में आएगा तो मानेगा, नहीं मन में आए तो मना कर देगा कि नहीं मानूंगा भाई, जो करना हो कर लो। ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या हो जाता है? राष्ट्रपति को। ठीक है। राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न या उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 143 के अधीन परामर्श ले सकता है, लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं है भैया। ठीक है। चलो आगे यहाँ पर भारतीय संविधान, हमने आपको इसको समझाया था 143 के अंतर्गत। ठीक है। ध्यान रखना, 143 के अंदर समझाया था ना कि हम प्रपोज करेंगे। ठीक है। क्या प्रपोज? 143 समझ लीजिएगा, लेकिन मानना या ना मानना आपकी मर्जी के ऊपर है। तो यही चीज़ है कि राष्ट्र जो है उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को अपना प्रपोजल दे दिया, राष्ट्रपति माने या ना माने उसके ऊपर निर्भर करता। तो इस तरीके से याद रखना भैया। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा युग्म या अधिनियम सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। ठीक है। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 1918, सती प्रथा निषेध अधिनियम 1987, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। ठीक है। चलो भाई यहाँ पर देखें, जो सही विकल्प है वो है जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 1918। हाँ, अगर हम बात करें तो जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 1918 जो कि है ये आपका सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो ये है 2019 है। क्या है? 2019 है। ठीक है। पुनर्गठन अधिनियम। बाकी जो है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 ये भी सही है। ये सती प्रथा निषेध अधिनियम 1987 ये भी सही है। 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम ये भी सही है। चलो आगे देख लेते हैं भैया। यहाँ पर ये आपका आ गया क्वेश्चन करंट अफेयर का। मार्च 2025 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के 97वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए? भूटान, थाईलैंड, मॉरिशस और श्रीलंका। तो बताओ भाई सही विकल्प क्या है? आपको इसका आंसर देना है। 12 मार्च 2025 को भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कहाँ? मॉरिशस के। ठीक है। मॉरिशस, जी हाँ, मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। इस अवसर पर उन्होंने मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन, इतना बड़ा पुरस्कार। ठीक है। क्या है? एक बार फिर से सुनिएगा। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन से सम्मानित किया गया भैया। ठीक है। चलो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष था? आपको बताना भाई, भारत के प्रथम वित्त आयोग अध्यक्छ कौन थे? देखिए यहाँ पर श्री संथानम, श्री केसी नियोगी, डॉक्टर राजमन्नार, श्री ए.के. चंद्रा। हाँ बताएं यहाँ पर सही विकल्प। सही विकल्प है भैया केसी नियोगी साहब। ठीक है। केसी नियोगी ये आपका सही विकल्प है। अगर हम देखें तो इसका गठन किसका? वित्त आयोग का गठन की अगर हम बात करें तो कब हुआ था? 1952 में हुआ था, 1952 में हुआ था। और
वर्तमान समय में 16वां वित्त आयोग चल रहा है, उसके अध्यक्ष डॉक्टर जो है अरविंद पनकड़िया साहब, ठीक है। और उसके बाद संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया था। किसके? अनुच्छेद 280 के तहत बना, ठीक है, इस वित्त आयोग का गठन किया गया। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? संघ एवं राज्यों की वित्तीय स्थितियों का मूल्यांकन करना, करों के बंटवारों के सिद्धांत निर्धारित करना, राज्यों को कर वितरण की सिफारिशें देना इसका प्रमुख कार्य है। चलो भाई आगे देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा, हाँ, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। देवसा दर्रा हिमाचल प्रदेश, नीति उत्तराखंड, चांगला सिक्किम, ठीक है, बनियाल जम्मू कश्मीर। क्या पूछ रहा है आपका? कौन सा दर्रा सही सम्मिलित नहीं है, तो इसको आपको आंसर करना। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है चांगला, चांगला जो कि क्या है, जो है चांगला कहाँ पर है? चांगला लद्दाख, चांगला लद्दाख, इसको आपको याद करना है भैया। लद्दाख में कहाँ है? लद्दाख में है, ठीक है, लद्दाख, चांगला, ला लद्दाख, ला से लद्दाख, ला से और ये देखो देवसा हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, नीति उत्तराखंड में, बनिहाल जो कि जम्मू कश्मीर का भाग है। तो इस तरीके से यही एक सही सम्मिलित नहीं था, ये आपका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं भैया अगला क्वेश्चन। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। द प्लेन स्प्रेड अलोंग द सब हिमालयन रीजन इन नॉर्थ इंडिया इज कॉल्ड तराई, दून, खादर, भाबर। अब देखो इसका आंसर भैया हम यहाँ पर देखें तो आपको बताना है सही विकल्प। सही विकल्प है भैया भाबर। क्या है? भाबर। उत्तर भारत में उप महाद्वीप क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? भाबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाबर, ठीक है। यह 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ शिवालिक गिर पाद के समानांतर विस्तारित है। इस मैदान में हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां बड़ी मात्रा में कंकड़, पत्थर, बजरी तथा ला करके जमा कर देती हैं, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना भैया। अब देखो अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट पर सुरक्षित वेब संचार के लिए प्रयुक्त है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज टू सिक्योर वेब कम्युनिकेशन ऑफ इंटरनेट? कंप्यूटर का क्वेश्चन है, देख लो, आपके लिए लेकर आ गया है, सब ठीक है। देखिए यहाँ पर HTTP, STTPS, FTP जो है टेलनेट, तो इसका जो सही विकल्प है वो है HTTPS। HTTPS का जो फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है, ये है आपका। इसमें जो है SSL और TLS इनक्रिप्शन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ऑनलाइन बैंकिंग, UPI तथा ई-कॉमर्स वेबसाइटों में HTTPS का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 के जनगणना के अनुसार 10 लाखीय प्लस, ठीक है, 10 लाख प्लस वाले के नगरीय समूह नहीं है? ठीक है, आपको बताना, देखो आपके जनसंख्या संबंधित क्वेश्चन आपके सिलेबस में है तो ये शामिल हो गया। हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा और झारखंड, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सही विकल्प बताना है। सही है उड़ीसा। हाँ, अगर हम बात करें तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? 53 है, ठीक है, उसके अनुसार 2011 के अनुसार। ध्यान समझना भाई, इसमें सर्वाधिक जो है 10 लाखी नगर उत्तर प्रदेश और केरल में, ठीक है। कहाँ? केरल और उत्तर प्रदेश में। उड़ीसा में एक भी 10 लाखी नगर नहीं है। क्या पूछा जा रहा है? ये 10 लाखी नगर इसमें नहीं है, उड़ीसा में नहीं। हरियाणा में भी है, जम्मू कश्मीर में भी है और झारखंड में ही। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में 7 ऐसे जो है नगर हैं जो कि 10 लाख प्लस हैं, ठीक है। और इसी तरीके से केरल में भी है, ठीक है। अब हरियाणा और जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ एक 10 लाखी नगर हैं और झारखंड में 3 10 लाखी नगर हैं। 10 लाखी मतलब 10 लाख जनसंख्या वाले नगर, ठीक है। चलो आगे देखिए भाई अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने ओजोन परत के चरण CFCS की भूमिका का वैज्ञानिक प्रमाण प्रस्तुत किया है? जेम्स वाटसन, मारियो मोलिना जो है एवं F शेरवुड रोलेन, नील्स बोहर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो देखो यहाँ पर इसका आंसर लिख देना भैया। यहाँ पर सही विकल्प है मोरियो मोलिना, ये है मोरियो मोलिना एवं F शेरवुड रोलेन। ये 1974 में, कब? 1974 में मोरियो मोलिना एवं F शेरवुड रोलैंड ने सिद्ध किया कि CFC जो गैसें हैं ओजोन परत को क्षति पहुंचाती हैं। यह इस शोध के लिए जो है इन्हें 1995 में, कब? 1995 में जो है नोबेल पुरस्कार रसायन विज्ञान के क्षेत्र में इनको प्रदान किया गया। इसी वैज्ञानिक आधार पर जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, जी हाँ, 1987 लागू किया गया। और ओजोन परत जो कि पृथ्वी को हानिकारक जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, ठीक है, उनसे अल्ट्रावायलेट V उनसे सेफ रखती है, ठीक है। चलो अब देखो आ गया आपका पारिस्थितिकीय निकेत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है?
तो यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिक तंत्र में उनकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है, केवल केवल दो, एक ना तो एक ना ही दो। आपको यहाँ पर आंसर देना है भैया, ठीक है। तो यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका बी, एक व दो दोनों, एक तथा दो दोनों। पारिस्थितिकी निकेत यानी निसे किसी जो है समुदाय विशेष के अंतर्गत किसी जीव के प्रकार, व्यवसाय और जीवन के रूप में निर्दिष्ट है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव अपने जीवित रहने के लिए आवश्यक भौतिक, रासायनिक और जैविक कारणों को निरंतर कायम रखता है, ठीक है। चलो अब इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। प्रत्येक प्रजाति का एक अलग निकेत होता है, ठीक है, सर्कल होता है। और पारिस्थितिकी निकेत शब्द का प्रयोग अगर बात करें जोसेफ ग्रीनिल ने 1917 में किया था। कब? 1917 में, ठीक है। चलो भाई यहाँ पर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लायन टेल्ड मैकॉक यानी सिंह पूंछ बंदर का गृह है? सुंदरबन, बांदीपुर, सिमलीपाल, शांत घाटी यानी साइलेंट वैली। तो भाई सही विकल्प है आपका साइलेंट वैली। हाँ, सिंह पूंछ बंदरगाह पश्चिमी घाट में स्थित शांत घाटी में पाए जाते हैं। इनका वैज्ञानिक नाम मकाका सिलिकन क्या है? मकाका सिलेनस, मकाका सिलेनस, मकाका सिलेनस, ठीक है। इसके गर्दन पर शेर की तरह बाल होते हैं ये, ठीक है। और ये एक पूंछ होती है जो यह शेर जैसा दिखता है जिसकी वजह से। अब आगे हम बात करें अगर सुंदरबन का, तो सुंदरबन भैया फेमस है किसके लिए? सुंदरी वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, इसलिए सुंदरबन। बांदीपुर की बात करें जो कि कर्नाटक में है, ये जो है चामराजनगर जिले में स्थित टाइगर रिजर्व है, अपने पर्णपाती वनों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। सिमलीपाल की जब हम बात करते हैं तो ये कहाँ पर है भैया? उड़ीसा में है, मयूरभंज, उड़ीसा के मयूरभंज में है। यही एक हाथी अभ्यारण्य है जिसे 1956 में क्या टाइगर रिजर्व के रूप में चयनित किया गया है। चलो आगे देख लेते हैं। पराश्रव वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है अल्ट्रा सोनिक साउंड्स आर दोज हुज फ्रीक्वेंसी इज 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 10,000 हर्ट्ज से अधिक कम, 1,000 हर्ट्ज से के बराबर और उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। चलो भाई अब देखो यहाँ पर सही विकल्प है भैया ए, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ठीक है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को पराश्रव यानी अल्ट्रासोनिक कहा जाता है। मनुष्य के कान इन्हें सुन नहीं सकते, परंतु कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आज सुन सकते हैं। इन तरंगों को गाल्टन की सिटी का दाब वैद्युत प्रभाव द्वारा जो है क्वार्टज क्रिस्टल के कंपनों से उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। आप इसके बाद अगर हम बात करें, इन तरंगों की आवृत्ति बहुत ऊंची और तरंग दैर्घ्य छोटी होती है, इसलिए जो है इसे पतले पुंज के रूप में दूर तक भेजा जा सकता है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन, अधोलिखित में से यानी नीचे लिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कलर अपीयर इन द मिडिल ऑफ द रेनबो? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नीला, हरा, लाल और पीला। तो भाई इसका आंसर देना है यहाँ पर। सही विकल्प है आपका क्या? हरा, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये है हरियाला, ठीक है। ये जो है इंद्रधनुष में हरा रंग दिखाई देता है, ये सबसे बीच में होता है। इंद्रधनुष का क्रम की अगर हम बात करें तो नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है, नीचे से अगर हम ऊपर की ओर बात करें तो बेबग्योर आप जानते हैं, जिसमें बैगनी, आसमानी, नीला, फिर उसके बाद हरा चौथे नंबर पर, फिर उसके बाद फिर 3 का आता है पीला, नारंगी और लाल, ठीक है। इस तरीके से ये आपका बीच का रंग हरा हो जाता है। चलो भाई आगे देख लेते हैं। गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में मुख्यतः किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? एल्युमिनियम, लेड, जस्ता और मैग्नीज, ठीक है। चलो अब देखें यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है जस्ता। हाँ, गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में मुख्यतः जस्ते का प्रयोग किया जाता है, जो लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ता की कोडिंग की जाती है, ठीक है। चलो भाई निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉट स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी? ग्लाइकोजन, एमिनो अम्ल, वसा, टोकोफेरॉल, ठीक है। चलो भाई देख लेते हैं यहाँ पर इसका भी आंसर। यहाँ पर सही विकल्प है आपका बी, एमिनो अम्ल। हाँ, अगर हम बात करें एमिनो अम्ल के द्वारा ही प्रोटीन का निर्माण होता है और एमिनो अम्ल प्रोटीन की छोटी इकाई है। एमिनो अम्ल मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है, ठीक है भैया। चलो यहाँ पर देखिए एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु उदाहरण है, ठीक है। ग्रंथि विषाणु का, जो है क्रीमीर विषाणु का, T1 विषाणु का, रेट्रो विषाणु का, ठीक है। चलो देखिए यहाँ पर सही विकल्प भैया रेट्रो विषाणु का। HIV यानी आप देखिए यहाँ पर HIV
एक प्रकार है किसका, रेट्रोवायरस का। यह वायरस जो आरएनए से डीएनए बनाने हेतु आनुवांशिक सूचना प्रदान करता है, जिस उसे जो है रेट्रोवायरस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेट्रोवायरस। और अगर हम बात करें HIV धनात्मक एकल रेशे वाले आरएनए की 2 प्रतियों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, चलो भाई आगे देख लेते हैं। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता, क्योंकि क्या कारण हो सकता है, बताओ जरा। उत्पादित आवृत्ति ध्वनि आवृत्ति से अधिक होती है, रात्रि में तापमान बहुत कम और दिन में अत्यधिक होता है, ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है, चंद्रमा की सतह पर कई क्रेटर हैं। ठीक है, आप देखो यहाँ पर आपको बताना भाई क्यों, सही विकल्प है, ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ से चिल्लाओ फलाने सुन लो, तो थोड़ा सा यहाँ पर एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी के चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता है, उसका कारण यही है। ठीक है, अब चंद्रमा की सतह पर ध्वनि प्रसारित करने का कोई माध्यम नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि हवा नहीं है, और ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम मटेरियल मीडियम आवश्यक होता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने की वजह से द्रव्यात्मक माध्यम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें चंद्रमा का वायुमंडल नहीं होने से वहाँ जो है यही वजह से इसका जो है संचरण नहीं हो पाता है, इसलिए ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं हो पाने की वजह से 2 व्यक्ति एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, चलो भाई बिब्लियोग्राफी किसे कहते हैं, पुस्तकालय नेटवर्क का, सूचना प्रबंधन सेवा का। अब यहाँ पर आप तो देख ही रहे हैं सूचना प्रबंधन उपकरण का, तो पुस्तकालय सेवा का, तो आप जानिए भैया बिब्लियोग्राफी सूचना प्रबंधन उपकरण का। ठीक है, अगर हम बात करें ग्रंथ सूची यानी बिब्लियोग्राफी क्या है, ग्रंथों और सूचनाओं के अध्ययन या मापन के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो जो है ये उन विधियों का एक समूह है, इसका ग्रंथों और सूचनाओं के अध्ययन या मापन के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों का एक समूह है। लाइब्रेरी तथा सूचना विज्ञान के क्षेत्र में बिब्लियोग्राफी के तरीकों का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च इज सिचुएटेड इन कानपुर, नई दिल्ली, वाराणसी, इलाहाबाद में। बताओ भाई कहाँ पर है, तो सही विकल्प है बनारस। जी हाँ, भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, जो है IIVR अगर हम बात करें तो बनारस में है। जबकि अगर हम बात करें दलहन अनुसंधान केंद्र को तो कहाँ है, कानपुर में है, कानपुर में है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा जो आपके एग्जाम में देखने को आपको मिल सकते हैं। अगर आपका कोई सुझाव हो कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, हाइप शेयर तो कर ही लीजिएगा। PDF को डाउनलोड करने के लिए यानी पाने के लिए ऐप को डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाएँ। कोई सुझाव हो कमेंट जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं फिलहाल किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।